नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संदीप शर्मा आपको आज से जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में सेवाएं दे रहा हूं। मैं श्री श्याम सहज शिक्षा महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर भी कार्यरत हूं। आज अपने जो प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हम प्राणी शास्त्र जूलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर जूलॉजी के अपने 3 बुक्स लगती हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ा आपको आज बताने जा रहा हूँ। अपने प्रथम बुक है लोअर इन्वर्टिब्रेट, सेकंड बुक है हायर इन्वर्टिब्रेट और थर्ड बुक है सेल बायोलॉजी। अब यदि हम बात करें तीनों के मार्क्स डिवाइडेशन का, तो डिवाइडेशन की अगर हम बात करते हैं मार्क्स, ईच बुक 45 मार्क्स में डिवाइडेड है, यानी प्रत्येक बुक जो है वो 45 नंबर की है। और साथ में प्रैक्टिकल, ये थ्योरी हो गई और ये प्रैक्टिकल ईच 65 नंबर का है। टोटल थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल 200 मार्क्स के हैं, यानी 200 नंबर के हैं। और 200 नंबर ये इन तीनों बुक्स से संबंधित हैं, जिसमें 45 नंबर के तीनों बुक्स के थ्योरी का मटेरियल है और तीनों बुक्स से ही मिलाकर के 65 नंबर का कुल क्या है, प्रैक्टिकल है। तो कुल अपने 200 नंबर का जूलॉजी का कंटेंट फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ना है। अब अगर अपने बात करें कि फर्स्ट ईयर के अंदर अपने चीज़ क्या पढ़नी है, सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट क्या होते हैं, इनकी बात हम करते हैं। अब अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें तो सेल बायोलॉजी आपने 12th क्लास तक पढ़ी है, तो ये आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। परंतु इन्वर्टिब्रेट शब्द आपने सुना हुआ है और इन्वर्टिब्रेट जो शब्द है वो आपके लिए नया नहीं है, परंतु अब इसे हमें विस्तार से यहाँ पर फर्स्ट ईयर जूलॉजी के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वर्टिब्रेट क्या होते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट यानी वे जंतु, वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इनका मतलब इनमें एब्सेंट वर्टिब्रल कॉलम, यानी इन जंतुओं के अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, इसलिए इन जंतुओं को हम इन्वर्टिब्रेट में रखते हैं। अब बात आती है कि लोअर और हायर इन्वर्टिब्रेट क्या है। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट जो होते हैं, यानी इनको हिंदी में अगर बोले हम निम्न
एकशेरुकी। हिंदी में इसको कहते हैं उच्च एकशेरुकी। और ये कोशिका विज्ञान हो ही गई। कोशिका विज्ञान। तो निम्न का मतलब और उच्च का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि दोनों बुक्स के अंदर हमें एकशेरुकियों के बारे में पढ़ना है और उसमें भी एकशेरुकियों को निम्न और उच्च में बांटा है। तो निम्न और उच्च का मतलब क्या होता है, इनकी शरीर का संगठन कैसा है। यदि शरीर का संगठन ज़्यादा विकसित है तो उसको उच्च में दिया गया है, और यदि शरीर का संगठन कम विकसित है तो उसको किस में रखा गया है, निम्न में रखा गया है। यानी जिनके शरीर का संगठन कम विकसित होता है उनको निम्न एकशेरुकी कहते हैं, और वे एकशेरुकी जिनके शरीर का संगठन इनकी तुलना में अधिक विकसित होता है उनको उच्च एकशेरुकी में रखा जाता है। अब हम बात करें कि इनवर्टिब्रेट जो हैं, इसमें एक शब्द आता है टैक्सोनॉमी। इसके बारे में हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, जिनको कहते हैं वर्गीकी। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी, क्योंकि इनको निम्न और उच्च में बांटा गया है, वो हमारी टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के हिसाब से बांटा गया है। अब टैक्सोनॉमी क्या है, हमारे जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान की एक शाखा। टैक्सोनॉमी में हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक तो जंतु का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, और एक हम करते हैं नामकरण, नोमेनक्लेचर। इन दोनों को यदि हम पढ़ना है तो जीव विज्ञान की शाखा वर्गीकी या टैक्सोनॉमी में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि वर्गीकरण क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक बात करता हूँ। ये आपका दोनों नाम सुने हुए हैं, 11th क्लास या 12th क्लास में सुने हुए हैं आपके ये नाम, पर थोड़ा सा मैं यहाँ जिक्र कर लेता हूँ क्योंकि इनको पढ़कर ही हम फिर इनके बारे में जान सकते हैं। वर्गीकरण क्या है, जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना। जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना, और उन समूहों को हम टैक्सा या वर्गक बोलते हैं, और उन टैक्सा या वर्गक को मिलाकर ही हम एक जंतु का वर्गीकरण अध्ययन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं। अब जो वर्गीकरण किया जाता है हमेशा जंतु का, वो जंतु के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यानी उसके लक्षण कैसे हैं, लक्षण मतलब चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उन लक्षणों के आधार पर उनको छोटे छोटे समूहों में हम बांट सकते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण, जिसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। दूसरा शब्द आता है नामकरण। तो नामकरण क्या है, जंतु का वर्गीकरण हो जाता है, होने के बाद में जंतु को एक निश्चित वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। वो वैज्ञानिक नाम ही प्रचलन में रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नामकरण में जो स्थानीय नाम होते हैं वो कोई जंतु के अलग अलग हो सकते हैं, परंतु एक जो वैज्ञानिक नाम होता है या जो हम कहते हैं एक साइंटिफिक नेम होता है, वो पूरे विश्व में वो उस जंतु का एक वही रहता है और उस जंतु को पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें, एक पक्षी है काली चील, इसको जम्मू में प्रांदू बोला जाता है और हम बोलते हैं चील या चीलो राजस्थान में। काली चील को जम्मू में बोला जाता है प्रांदू, हमारे यहाँ चील या चीलो बोला जाता है। अब देखिए कि इसको यदि हम देखें, इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम, तो वो इसका कहलाता है मिल्वस माइग्रेंस गोविंदा। मिल्वस माइग्रेंस गोविंदा। तो मिल्वस माइग्रेंस जो गोविंदा है, ये नाम ऐसा है जो साइंटिफिक नेम है इस पक्षी का, और ये इसके पूरे विश्व में इसको इसी नाम से जाना जाता है ताकि इसको पहचानने में हमें कोई समस्या
नहीं होती है। तो इसको नामकरण को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी बनी हुई है। नामकरण के लिए कोई भी जीव के नामकरण को यदि हम करना चाहें तो उसके लिए इंटरनेशनल सोसाइटी है। नोमेनक्लेचर के लिए उसके नियम बने हुए, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। उन नियमों के आधार पे ही कोई भी जंतु का हम नामकरण कर सकते हैं। अब इन दोनों वर्गीकरण और नामकरण यानी टैक्सोनॉमी को हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले बात आती है वर्गीकरण। इसका जिक्र मैंने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि हमने जो बात की है कि हमने बोला है निम्न कशेरुकी और उच्च कशेरुकी। पहली बात तो जो अकशेरुकी शब्द नाम आया ये वर्गीकरण का ही नाम है, क्योंकि आगे जब सेकेंड ईयर में हम जाएंगे तो यहाँ हम पढ़ेंगे कशेरुकी और फर्स्ट ईयर में हम पढ़ रहे हैं अकशेरुकी। परंतु अकशेरुकी को भी फर्स्ट ईयर में निम्न में और उच्च में बांट दिया गया है, जो किसकी देन है, हमारे इस वर्गीकरण की देन है। अतः मैंने यहाँ वे जंतु जिनमें जीवन की किसी भी अवस्था में कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है या अनुपस्थित रहता है, वे जंतु अकशेरुकी कहलाते हैं या अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। और इंग्लिश में इसके लिए शब्द यूज होता है इनवर्टिब्रेट। अच्छा, अब बात करते हैं कशेरुक दंड। कशेरुक दंड का मतलब होता है, वैसे सामान्य भाषा में हम बोल देते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड अगर नहीं पाया जाए तो वो सारे जंतु अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं यानी इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं। अब देखिए इनवर्टिब्रेट की यदि हम बात करें तो अभी मैंने शब्द बोला था थोड़ी देर पहले वर्गीकरण किया हुआ है इनका भी आगे। तो इस वर्गीकरण के आधार पर इन जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटा गया है और वो समूह बनाए गए हैं उनके लक्षणों के आधार पे, उनके लक्षणों के आधार पे कि जैसे लक्षण हैं उन लक्षणों के आधार पर उनको किस में बांट दिया गया है, छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया है। अब हम उन समूहों की बात करें या अकशेरुकी प्राणियों के उन समूहों को हम ये कह सकते हैं कि वर्गीकृत कर रखा है, यानी अकशेरुकी प्राणियों का हमने वर्गीकरण कर रखा है और किसके आधार पर, उनको उनके लक्षणों के आधार पर, और उन लक्षणों के आधार पर उन समूहों में बांट रखा है। अब ये समूह कौन कौन से हैं, या यूँ कहते हैं हम कि जो वर्गीकरण किया गया है इनवर्टिब्रेट का वो कौन सा है या वो समूह कौन से हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं अभी। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और इसके बाद में हेमिकोर्डेट, और इसके बाद में कोर्डेट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोजोआ, उसके बाद में आता है पोरीफेरा, उसके बाद में सिलेंट्रेटा, उसके बाद में प्लेटिहेल्मिन्थेस, उसके बाद में एस्केल्मिन्थेस, उस बाद में एनेलिडा, उसके बाद में आर्थ्रोपोडा, उसके बाद में मोलस्का, उसके बाद में इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद में हेमिकोर्डेटा, उसके बाद में आता है कोर्डेटा। यदि हम बात करें फर्स्ट ईयर क्लास में, तो फर्स्ट ईयर क्लास में जूलॉजी के अंदर हमें प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ना है, और उसके बाद में इकाइनोडर्मेटा के बाद में सेकेंड ईयर में हमें हेमिकोर्डेट और कोर्डेट के बारे में पढ़ना है। अब देखिए विद्यार्थियों कि हमने बात की है अभी कि दो बुक्स हैं आपकी। फर्स्ट बुक है लोअर इनवर्टिब्रेट और सेकंड बुक है हायर इनवर्टिब्रेट। अब ये क्यों है, इन बुक्स का नाम ये क्यों रखा गया है, या इन बुक्स को हम इसी आधार पे क्यों पढ़ेंगे, या इन एनिमल को इन्हीं बुक्स में क्यों पढ़ेंगे, तो इसका रीज़न क्या है कि प्रोटोजोआ से लेकर के एस्केल्मिन्थेस, प्रोटोजोआ से लेकर के
एस्के हेलमिंथिस तक के जो एनिमल हैं वो कम विकसित हैं या निम्न श्रेणी के होते हैं, या इनकी यूँ कहते हैं शरीर संरचना कम विकसित होती हैं, इसलिए इसको किस में रखा गया है, लोअर इन्वर्टिब्रेट में, या इनको लोअर इन्वर्टिब्रेट बुक के अंदर पढ़ते हैं। तो वापस सुनिएगा, प्रोटोजोआ से लेकर के एस्के हेलमिंथिस तक के जो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स शरीर संगठन में कम विकसित होते हैं या निम्न श्रेणी के होते हैं, इसलिए उनको लोअर इन्वर्टिब्रेट में हम पढ़ते हैं। सेकंड जो हम बात करते हैं हायर इन्वर्टिब्रेट की, तो हम देख सकते हैं एनेलिडा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के एनिमल्स जो हैं ये इन जंतुओं की तुलना में, यानी लोअर इन्वर्टिब्रेट की तुलना में शरीर संगठन में अधिक विकसित होते हैं, या इनका यूँ कहते हैं कि ये उच्च श्रेणी के होते हैं, इसलिए इन जंतुओं को हम हायर इन्वर्टिब्रेट में पढ़ते हैं। हालांकि प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा सारे ही इन्वर्टिब्रेट हैं, परंतु इनका दो भागों में डिवाइडेशन इनकी शरीर संगठन के आधार पर कर दिया गया है। यदि कम विकसित है तो लोअर, यदि ज़्यादा विकसित है तो हायर। इसलिए प्रोटोजोआ से लेकर के एस्के हेलमिंथिस लोअर इन्वर्टिब्रेट है और एनेलिडा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक है हायर इन्वर्टिब्रेट। तो ये बुक्स का डिवाइडेशन समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम कि ये जो हम पढ़ने जाएंगे पूरे साल भर में, हमें इन दोनों बुक्स में प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के एनिमल्स पढ़ने हैं। अब पढ़ना क्या है, देखिएगा, जब भाई हम कोई एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं या एनिमल के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम उसके सबसे पहले उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, यानी उसकी शरीर संरचना कैसी है। तो ये हमें प्रत्येक एनिमल्स के लिए पढ़ना है कि उसकी शरीर संरचना कैसी है, यानी उसकी बाह्य आकार आकृति कैसी है। मॉर्फोलॉजी के बाद आता है उसका हैबिट एंड हैबिटाट, यानी स्वभाव और आवास, कि प्रत्येक जंतु किस प्रकार का स्वभाव रखता है और कैसा उसका आवास है। स्वभाव का मतलब यहाँ होता है कि वो अपना जीवन चक्र किस प्रकार पूरा कर रहा है, या यूँ कहते हैं कि वो अपने जीवन के दौरान कैसे किन किन एनिमल्स के संपर्क में रहता है, कहाँ वो रहता है, क्या वो खाता है, वो सब चीज़ें उसके स्वभाव और आवास में आती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जंतु की एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, चाहे वो उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे वो जनन तंत्र हो, चाहे वो परिसंचरण तंत्र हो, वो सारा का सारा उसके एनाटॉमी में आता है। और वो उसके अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं वो उसकी फिजियोलॉजी होती है। तो पहले हमें जंतु की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, उसके बाद में हैबिट और हैबिटाट पढ़ना है, यानी स्वभाव और आवास। उसके बाद में हमें पढ़ना है उसकी एनाटॉमी, यानी शरीर का जो अंग है उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, शरीर के अंग किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। उसके बाद में हमें पढ़ना है कि एनिमल्स जो हैं वो मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से अपना मनुष्य के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यानी उनका जो प्रभाव है मनुष्य के जीवन पर वो किस प्रकार, वो पॉजिटिव प्रभाव है या नेगेटिव प्रभाव। जैसे हम प्रोटोजोआ के कुछ एनिमल्स पढ़ेंगे, जो एनिमल्स क्या है मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका प्रभाव तो पड़ रहा है मनुष्य में, परंतु वो प्रभाव क्या है उसका ऋणात्मक है, यूँ कहते हैं रोग उत्पन्न करने वाला है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो जंतु है वो मनुष्य को कैसे न कैसे प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो वो सारी चीज़ें हमें प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक पढ़नी है फर्स्ट ईयर के अंदर, इन दोनों बुक्स के अंदर। अब देखिएगा विद्यार्थियों, आपने 11th क्लास के अंदर इवोल्यूशन एक टॉपिक पढ़ा है, जैव विकास। इवोल्यूशन यानी जैव विकास। जैव विकास में आपने ये पढ़ा था कि जीवों का विकास हुआ है और एक निश्चित क्रम में हुआ है और क्रम में होता रहता है और होता रहेगा, यानी जैव विकास कभी भी रुकता नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जैव विकास के अंदर आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, एग्जाम्पल था क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन यदि हम देखें किसी भी जंतुओं का, किसी भी एनिमल्स का यदि हम क्लासिफिकेशन देखें, वर्गीकरण यदि हम देखें, तो वो वर्गीकरण हमें बताता है कि जीवों का जैव विकास हुआ है यानी हो रहा है। और जैव विकास हमेशा हमने पढ़ा है कि एक निश्चित क्रम में होता है, सरल जीव पहले आए थे, जटिल जीव बाद में आए थे, ऐसा हम कह सकते हैं या ऐसा हमने पढ़ा है।
या हमने देखा है। तो उसी क्रम में या वो जैव विकास के उसी क्रम में यदि हम इस पूरे वर्गीकरण को देखें जंतुओं के, जिसमें इनवर्टिब्रेट भी आ गए, हेमिकोर्डेट भी आ गए, कोर्डेट भी आ गए, तो इसको पूरे को पढ़ने के दौरान हमें ये लग रहा है कि इनवर्टिब्रेट पहले आए थे, यानी प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा जंतु पहले आए, उसके बाद में हेमिकोर्डेट आए, उसके बाद में कोर्डेट आए। तो प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा जंतु कम विकसित है, हेमिकोर्डेट ज़्यादा विकसित है और कोर्डेट सबसे ज़्यादा विकसित जंतु है। तो ये जो वर्गीकरण मैंने लिखा है ये हमारे जैव विकास को भी बताता है, यानी क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो जैव विकास को भी शो करता है। अब देखिए कि अब हम यदि बात करते हैं हमारे जीव विज्ञान में, यानी बायोलॉजी के अंदर बात करते हैं, तो बायोलॉजी के अंदर यदि हम बात करें तो प्रत्येक जो नाम है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है लैटिन भाषा के अंदर या यूनानी भाषा के अंदर। तो लैटिन भाषा के अंदर जो अर्थ निकलते हैं उन्हीं अर्थ के आधार पे इन जो मैंने नाम लिखे हैं वर्गीकरण की, ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, इनको हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में यदि हम बात करते हैं तो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटो का अर्थ होता है फर्स्ट, जोआ का अर्थ होता है एनिमल, यानी वे जंतु जो सबसे पहले आए थे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, जिनका विकास सबसे पहले हुआ है और ये सबसे सरल प्रकार के जीव हैं। विद्यार्थियों में आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे जैसे हम प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा की तरफ आएंगे, वैसे वैसे हम देखेंगे कि सरल जीवों से हम जटिल जीवों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी क्रम में पहला नाम मैंने बोला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का अर्थ होता है फर्स्ट एनिमल, यानी वे जंतु जो सबसे पहले आए थे, सबसे सरल प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, प्रोटोजोआ कहा गया है। इसका एग्जाम्पल मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ आपको, अभी क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़ना है साल भर। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो आपने सुना है अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी जंतु किसके हैं, प्रोटोजोआ संघ के हैं। दूसरा है पोरीफेरा। पोरी का अर्थ होता है छिद्र यानी पोर्स, फेरा का अर्थ होता है धारण करना यानी टू बियर, यानी वे जंतु जिनमें छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं पोरीफेरा के अंदर आते हैं। तो छिद्र की यदि हम बात करें तो यानी इन जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं और वो छिद्र उनको जैविक प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, यानी उन छिद्रों से होकर के जल शरीर में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। तो इसलिए इन जंतुओं को हमने पोरीफेरा में रखा गया है। इसका एग्जाम्पल साइकोन, ल्यूकोन, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन, या इसमें हम यूँ कहते हैं कि स्पंज आते हैं, क्या आते हैं, स्पंज, ठीक है। उसके बाद में सिलेंट्रेटा। शियोल का अर्थ होता है कैविटी या गुहा, एटा का अर्थ होता है धारण करना या टू बियरर, यानी वे जंतु जिनमें गुहा पाई जाती है क्या कहलाते हैं, सिलेंट्रेट्स कहलाते हैं। परंतु यहाँ हम गुहा की यदि बात करें तो ये गुहा वास्तविक नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक गुहा की डेफिनेशन हमने पढ़ी है 11th या 12th क्लास में कि वास्तविक गुहा वह होती है जो एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम से अस्तित्व होती हैं, या वे जंतु जिनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं उन जंतुओं में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। परंतु ये वास्तविक देह गुहा नहीं है, ये केवल कैविटी होती है। इसलिए कैविटी पाए जाने के कारण इन जंतुओं को किस में रखा गया है, सिलेंट्रेटा में रखा गया है। अब यदि अब सिलेंट्रेटा की यदि बात करें तो सिलेंट्रेटा के अंदर एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें, एक सिलेंट्रेटा की सबसे बड़ी विशेषता ये भी होती है कि इनकी जो सिमिट्री होती है वो रेडियल सिमिट्री होती है। ये केवल इसी में पाई जाती है, रेडियल सिमिट्री। अब सिमिट्री क्या होती है ये हम आगे उसमें टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे, पर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अर्य सममिति, ये केवल इसी जंतुओं में पाई जाती है, इसी संघ में पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है ओरेलिया, ओबेलिया, हाइड्रा, ये क्या है, सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिएगा आगे यदि हम बात करें प्लेटीहेलमिन्थीज की, तो प्लेटीहेलमिन्थीज की यदि हम बात करें तो प्लेटी का अर्थ होता है फ्लैट, एलमिन्थीज का अर्थ होता है कर्मी या यूँ कह दें वर्म,
यानी वे जंतु या वे एनिमल्स जो कि चपटे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चपटे कृमि। अब देखिए चपटे कृमि का मतलब क्या होता है? इन जंतुओं की डोर्सल और वेंट्रल सरफेस अपने प्लेट की तरह एकदम चपटी होती है, इसलिए इन जंतुओं को फाइलम प्लेटियलमिंथिस में रखा जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने सुना होगा टीनिया सोलियम। ये जंतु जो है जिसको हम फीताकृमि भी कहते हैं, ये मनुष्य के आंत्र का परजीवी है। और उसके अलावा आपने नाम सुना होगा लीवर फ्लूक, ये भी इसी संघ का जंतु है जो कि हमारे लीवर के अंदर रह करके उसको डैमेज करता है। तो ये जंतुओं की दोनों की पृष्ठ और अधर सतह दोनों ही चपटी होती है, इसलिए इन जंतुओं को प्लेटियलमिंथिस में रखा गया है। आगे यदि हम बात करें एस्केलमिंथिस, तो एस्कोन का अर्थ भी गुहा होता है और हेलमिंथिस का अर्थ होता है कृमि। अब देखिएगा ये जो जंतु होते हैं ये त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों पाए जाते हैं, इसलिए इनके अंदर वास्तविक गुहा जो है वो पाई जाती है, इसलिए इन जंतुओं को एस्केलमिंथिस में रखा गया है। अच्छा, इन्हें नीमेटोड्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम कि इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल जैसे आपने नाम सुना होगा एस्केरिस, उसके अलावा आपने वूचेरेरिया, ब्रैंकोफटाई जिसके द्वारा हाथी पाँव या फील पाँव रोग उत्पन्न होता है, वूचेरेरिया, ब्रैंकोफटाई। एस्केरिस के द्वारा एस्केरिसिस रोग उत्पन्न होता है। ये दोनों जंतु एस्केलमिंथिस के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद में अगला जो आपने देखें फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का अर्थ होता है शब्द में एन्युलर से, एन्युलर का अर्थ होता है रिंग या वलय। हिंदी में यदि हम बोलें तो रिंग या वलय। तो वे जंतु जिनकी सतह पर या यूँ कहते शरीर की पृष्ठ और अधर सतह और लेटरल सरफेस के ऊपर या शरीर के चारों ओर रिंग या वलय पाई जाती है, उनको एनिलिडा में रखा गया है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने पढ़ा है कैंचुआ, आर्थोरम, फेरेटिमा, पोस्थुमा पढ़ा है। उसके अलावा नेरीज, तो नेरीज, अर्थोरम, ये दोनों ही जंतु एनिलिडा के अंदर आते हैं और जिनके शरीर की पृष्ठ और अधर सतह और लेटरल सरफेस पे वलय या रिंग पाई जाती है। उसके बाद में ये अगला हम फाइलम देखते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का अर्थ होता है जॉइंटेड, पोडा का अर्थ होता है अपेंडेजेस। तो वे जंतु जिनमें संधि युक्त अपेंडेजेस यानी उपांग पाए जाते हैं उनको हम आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। उनको हम किस में रखते हैं? आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। अतः आर्थ्रोपोडा का अर्थ ये है वे जंतु जिनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। उपांग का मतलब होता है हाथ, पैर या वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो भोजन को पकड़ने, खाने में, चबाने में सहायक होते हैं, उनको सभी को हम उपांग कहते हैं। और इनमें सब में संधि पाई जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है जिसमें सबसे ज़्यादा जातियां पाई जाती हैं और मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला संघ है आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर मक्खी है, मच्छर है, तितलियां हैं, झींगा है, ये सारे के सारे जंतु आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। उसके अलावा आपने मादा एनाफिलिस जो मच्छर हमारे अंदर मलेरिया उत्पन्न करता है वो भी आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। सबसे बड़ा संघ है। और आर्थ्रोपोडा में भी इंसेक्टा जो वर्ग है, क्लास इंसेक्टा जो है ये सबसे बड़ी क्लास है आर्थ्रोपोडा के अंदर, यानी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जातियाँ पाई जाती है। अब बात करते हैं हम मोलस्का की। मोलस्का अर्थ बना है मोलिस से। मोलिस का अर्थ होता है कोमल गुठली के समान जंतु, कोमल गुठली के समान जंतु। अब मोलस्का जो संघ है, इन मोलस्का संघ के जंतुओं की विशेषता ये होती है कि ये
जंतु बहुत ही कोमल होते हैं, मांस के टुकड़े की तरह होते हैं और इनके चारों ओर बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसलिए एकदम शरीर कोमल होने के कारण इन जंतुओं को मोलस्का यानी मोलस्का में रखा गया। और मोलस्का का अर्थ है मोलिस से बना, और मोलिस का अर्थ होता है कोमल गुठली के समान जंतु, कोमल गुठली के समान जंतु। ठीक है, अब देखिए कोमल होते हैं। अब इन जंतुओं के अंदर क्या होता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो इनकी सुरक्षा करता है। अब इसके अंदर आपने सुना है यूनियो, पाइला, सेपिया, लोलिगो, ये सारे जंतु इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है मोलस्का की, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि मोलस्का जो संघ के जंतु है वो आर्थ्रोपोडा के बाद में दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ है और मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि इसके द्वारा एक जंतु है पिंकटाडा वल्गेरिस, पिंकटाडा वल्गेरिस, जिससे हमें मोती प्राप्त होता है। मोती जो बहुत ही उपयोगी है, ऑर्नामेंट्स में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के हमें चीज़ें इनसे प्राप्त होती हैं मोलस्का से, इसलिए हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत ही उपयोगी संघ है और दूसरा सबसे बड़ा संघ है। लास्ट जो इनवर्टिब्रेट के अंदर आता है वो है इकाइनोड्रेमेटा। इकाइनोड्रेमेटा के अंदर यदि हम बात करें तो इकाइनोड्रेमेटा शब्द बना है, इकाइनो का अर्थ होता है कंटिकाएं, कंटिकाएं, ड्रम का अर्थ होता है त्वचा, स्किन या त्वचा, और एटा का अर्थ होता है धारण करना या पाया जाना। तो वे जंतु जिनके शरीर के ऊपर कंटिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी स्पाइक्यूल्स पाई जाती हैं, उन सभी को इकाइनोड्रेमेटा में सम्मिलित किया गया है। इकाइनोड्रेमेटा जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं के एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें तो इकाइनस, स्टारफिश, ये दोनों ही एग्जाम्पल इकाइनोड्रेमेटा के अंदर। स्टारफिश जो पांच भुजाएं जिसके पाई जाती है, इकाइनस बॉल के समान गोल संरचना होती है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स जो हैं इकाइनोड्रेमेटा के होते हैं, और इकाइनोड्रेमेटा का अर्थ ये होता है जिनके शरीर में या त्वचा में कंटिकाएं पाई जाती हैं, इकाइनोड्रेमेटा में आते हैं। अब देखिएगा उसके बाद में आते हैं हेमिकोर्डेट। हेमी का अर्थ होता है आधे, कोर्ड यानी रज्जु, वे जंतु जिनमें रज्जु पाई जाए या यूँ कहते हैं कि जीवन की किसी अवस्था में पाई जाए, उनको क्या कहते हैं, हेमिकोर्डेट। परंतु हेमिकोर्डेट के लिए अभी विवादास्पद है, कुछ वैज्ञानिक या साइंटिस्ट इनको इनवर्टिब्रेट में मानते हैं, कुछ इनको वर्टिब्रेट में मानते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो है बेलेनोग्लोसस, क्योंकि जैसे बेलेनोग्लोसस में ये माना गया है इसके अंदर जो एक कॉलर के समान संरचना होती है उसके अंदर की रज्जु या कोर्ड पाई जा सकती है, इसलिए इसको हेमिकोर्डेट में रखा गया है। हेमिकोर्डेट के बाद में आते हैं कोर्डेटा। कोर्डेटा की बात करें तो कोर्डेट का अर्थ होता है रज्जु, एटा का अर्थ होता है धारण करना। वे जंतु जिनके अंदर रज्जु या एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है उनको कोर्डेट माना गया। और रज्जु जो होती है वो कुछ जंतुओं के अंदर वर्टिब्रल कॉलम, कुछ जंतुओं में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में चेंज हो जाती हैं, उन जंतुओं को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जो हम आगे हेमिकोर्डेट और कोर्डेट को हम आगे सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिएगा तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का जो वर्गीकरण था वो मैंने आपको थोड़ा बताया, उसकी आउटलाइन कि हमें फर्स्ट ईयर के अंदर लोअर इन्वर्टिब्रेट और हायर इन्वर्टिब्रेट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार पुनः मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि फर्स्ट ईयर के अंदर लोअर इन्वर्टिब्रेट और हायर इन्वर्टिब्रेट के अंदर हमें प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोड्रेमेटा तक के सभी जंतुओं को पढ़ना है। अब देखिएगा कि प्रोटोजोआ से लेकर के एस्केलेमेंथिस तक के सारे जंतु, ये सारे के सारे लोअर इन्वर्टिब्रेट में पढ़ने हैं हमें। ये सारे जंतु हमें लोअर इन्वर्टिब्रेट और एनिलिडा से लेकर के इकाइनोड्रेमेटा तक ये हमें पढ़ने हैं हायर इन्वर्टिब्रेट।
मैं फिर बता देता हूँ कि लोअर और हायर में अंतर क्या है कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो शरीर संरचना में कम विकसित होते हैं तुलना में हायर इनवर्टिब्रेट की, या यूँ कहते हैं हायर इनवर्टिब्रेट जो हैं वो अधिक विकसित होते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट की तुलना में, यानी इनका शरीर संगठन अधिक विकसित होता है और इनका शरीर संगठन कम विकसित होता है। तो आज का हमारा ये वर्गीकरण का इनवर्टिब्रेट का थोड़ा वर्गीकरण हमने डिस्कस किया है, जिसकी मुख्य आधार हमें आधार या कुछ बातें जो आधार मुख्य बातें मैंने आप